नमस्कार दोस्तों, खाद्य संसाधनों में सुधार के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे खाद्य संसाधन, हमारे खाद्य संसाधनों में सुधार के लिए आवश्यक, हमारे देश की खाद्य उत्पादन में प्रमुख उन्नति, हमारे मौजूदा खाद्य संसाधनों में सुधार करने के लिए उपयोगी नीतियाँ, फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। खाद्य संसाधन कोई भी पदार्थ पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इनकी आवश्यकता और शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा गेहूँ, चावल, मक्का, कार्बोहाइड्रेट, दालें, सब्जियां, मसाले, फल, दूध, वसा आदि से प्राप्त होती है, जो हमें विभिन्न पौधों और जंतुओं से प्राप्त होती है। हमारे खाद्य संसाधनों में सुधार के लिए आवश्यक फसलों और पशुधन का उत्पादन अनुकूलनशीलता परिचय की जरूरत निम्न के कारण होता है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, खेती के तहत भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कोई बड़ा क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल 25% की वृद्धि हुई है। खाद्य संसाधनों में अस्थायी कार्य प्रणाली को लागू करने से उसमें सुधार किया जा सकता है। स्थायी कार्य प्रणाली बिना अपमानजनक और परेशान पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन, खाद्य संसाधनों में वृद्धि और इसके पोषक गुणवत्ता कृषि और पशुपालन के लिए आवश्यक है। हमारे देश की खाद्य उत्पादन में प्रमुख उन्नति। निम्नलिखित खाद्य उत्पादन जो हमारे देश की उन्नति का प्रमुख कारण है। पहला, हरित क्रांति, अपनी किस्म और गुणवत्ता से फल की पैदावार में वृद्धि। दूसरा, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन में वृद्धि, जिसे दुग्ध क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा, मत्स्य क्रांति, मछली उत्पादन में वृद्धि। चौथा, पीली क्रांति, तेल के बीज के उत्पादन में वृद्धि। हमारे देश में उगाई जाने वाले फसलों के विभिन्न प्रकार। पौधों की खेती या कृषि उत्पाद जैसे अनाज, सब्जी, फल के समूह को फसल कहते हैं। फसलें हमारी शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्वों का स्रोत है। पहला, धान, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। दूसरा, दालें, मटर, सेम, चना, काला चना, हरा चना और मसूर शरीर के विकास के लिए प्रोटीन प्रदान करता है। तीसरा, तिलहन, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, तिल, सरसों, अलसी और सूरजमुखी आवश्यक वसा प्रदान करता है। चौथा, सब्जियां और मसाले, फल, शरीर कार्य के लिए विटामिन और शरीर के लिए खनिज प्रदान करता है। पांचवा, चारा फसलें, जई या सूडान घास पशुओं के लिए भोजन के रूप में बड़े होते हैं। भारतीय फसलें, विभिन्न फसलों को विभिन्न जलवायु परिस्थितियों, तापमान और सूर्य के प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। पहला, खरीफ की फसलें, यह फसलें बारिश के समय में जून से अक्टूबर में होती है। खरीफ की फसलें धान, सोयाबीन, मक्का, अरहर, हरा चना, काला चना और कपास। दूसरा, रबी की फसलें, फसलें जो नवंबर से अप्रैल तक सर्दियों के मौसम के दौरान होती है, रबी फसल कहलाती है। रबी की फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों और कपास। हमारे मौजूदा खाद्य संसाधनों में सुधार करने के लिए उपयोगी नीतियाँ। फसल की पैदावार में सुधार, इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला, रोपण के लिए उपयुक्त बीजों का चयन। दूसरा, फसल के लिए पौधों के पोषण में सुधार। तीसरा, फसल काटने के समय उसे सुरक्षा प्रदान करें। फसल की उपज को 3 प्रमुख गतिविधियों द्वारा सुधारा जा सकता है। पहला, फसल की किस्मों में सुधार। दूसरा, फसल उत्पादन प्रबंधन। तीसरा, फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार, फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास फसलों की किस्मों पर चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिकारक क्षमता, उत्पादन की गुणवत्ता,
तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं। पहला, उच्च उत्पादन। इस फसल से प्राप्त उत्पादन में वृद्धि होगी। दूसरा, उन्नत किस्में। गुणवत्ता फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दालों में प्रोटीन की गुणवत्ता और तिलहन में तेल की गुणवत्ता। तीसरा, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक कारकों से फसल प्रतिरोध का अर्थ है कि रोग और कीट तथा अजैविक कारकों जैसे सूखा, खारापन, गर्मी और ठंड एक बेहतर उत्पादन होता है। चौथा, परिपक्वन काल में परिवर्तन। लघु अवधि की फसलें फसल उत्पादन की लागत को कम करता है और एक समान परिपक्वता आसान कटाई बना देता है। पांचवा, व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलनशीलता किस्मों का विकास जिसे विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों में उगाया जा सकता है। छठा, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारा फसलों के लिए दीर्घता और प्रचुर शाखाओं के लिए वांछनीय धान फसलों के लिए बौना किस्म वांछनीय है, क्योंकि कम पोषक तत्वों का सेवन किया जाएगा। फसल की किस्मों में सुधार के तरीके। पहला, संस्करण। यह एक प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रिया है। यह विधि दो विभिन्न पौधों के पारगमन में शामिल है, जो आनुवांशिक रूप से अलग है और वांछनीय अक्षरों का एक समूह है। अंतः किस्म संकर। विभिन्न किस्मों के बीच एक जैसा एक ही वंश के दो अलग प्रजातियों के बीच। अंतरवंशीय, अलग पीढ़ी के बीच। संकरण। यह आकृति संकरण की विधि को दिखा रहा है। फसल उत्पादन प्रबंधन। कई बार उत्पादन निवेश से संबंधित होते हैं। इन निवेश के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसी के आधार पर उत्पादन अभ्यास मुक्त लागत, कम लागत, उच्च लागत द्वारा किया जा सकता है। पहला, पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्वों खाद्य पदार्थों में पोषक घटक हैं जो एक जीव को जीवित और विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोषक तत्वों के स्रोत। पौधे हवा, पानी और मिट्टी से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। वायु ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति करता है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों के प्रकार। वृहद पोषक तत्व। पौधों के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 16 में 6 की अधिक मात्रा चाहिए, इसीलिए इसे वृहद पोषक कहते हैं, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक और शेष 7 पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं, अर्थात लोहा, मैग्नीशियम, बोरान, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषक तत्वों को मिलाना चाहिए। पहला, खाद। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद दो प्रकार की होती है। कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन अपशिष्ट और पौधों का अपशिष्ट आदि को गड्ढे में विगलित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बन, कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक अधिक मात्रा में होते हैं। केंचुओं का उपयोग करके तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और उसके बाद उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। उर्वरक। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। सिंचाई। नहरों, कुआं, जलाशयों, नलकूपों के माध्यम से फसल के पौधों को पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। नहरें। नहरें जलाशयों या नदियों से पानी प्राप्त करते हैं और क्षेत्रों को वितरित करते हैं। कुएं।
कुआं पानी के जमीन को खोदकर बनाया गया एक संरचना है जो जमीन के अंदर स्थित जल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इसे खोदकर ड्रिल करके बनाया जाता है। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। नदी जल उठाव प्रणाली। इस प्रणाली में पानी नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तालाब, छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेता है। छोटे बांध, छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकता है तथा मृदा अपरदन को भी कम करता है। तीसरा, फसल पैटर्न, मिश्रित फसल। इस प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं। आंतरा फसलीकरण, आंतरा फसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। फसल चक्र, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन। खरपतवार, खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरण गोखरू, गाजर घास और मोथा। कीड़े, ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं और पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। रोगाणु, पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोगों कारकों के द्वारा होता है। इन पर नियंत्रण के लिए तृणनाशक, कीटनाशक दवाई और कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अनाज का भंडारण। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु हैं तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। अनाज संग्रहित करने से पहले उपयोगी रोकथाम और नियंत्रण के तरीके। भंडारण से पहले उत्पादन की सफाई। भंडारण से पहले उत्पादन की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना चाहिए। धूनी कीट को मारने के लिए रसायनों का उपयोग करें। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।